अगले लेक्चर की बात करने जा रहे हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857। देखिए 1857 की जो क्रांति होगी वो बहुत खतरनाक मानी जाती है। उसके पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसीज भी थी। ऑल्दो ये नहीं कहते हर पॉलिसी उनकी बुरी थी, कुछ पॉलिसीज ऐसी भी थी जो उस कंट्री के काम आई, जैसे इंडिया है, इंडिया के काम आई। इवन जो चीज़ इन्होंने अदर स्टेट्स में भी की वो भी काम आई। इवन आप समझ लीजिए अमेरिकन रेवोल्यूशन जब हुआ उससे पहले अमेरिकन में वाइट्स गए, इंग्लिश मैन ही थे वो वहाँ पे बस गए, तो आज अमेरिका ऐसा दिखता है। तो ऐसा से ब्रिटिशर्स के आने से कोई लॉस है, उन्होंने कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बनाई। इवन दुनिया भर की जो गवर्निंग आज की डेट में है उसमें कहीं ना कुछ इन्फ्लुएंस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था। तो इंडिया में जब बेटा इन्होंने कैप्चरिंग स्टार्ट की, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे थे, तो कंपनी के अपने खुद के रेगुलेशन होते हैं। तो इनके जो एक्ट्स थे वो चार्टर और रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857 में पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बेटा इससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो इसे हमें यहीं पे याद कर लेना है। पहली चीज़ देखिए पूछी जाती है कोर्ट ऑफ कोलकाता, इन्होंने सबसे पहले ये पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, ठीक है, और इनके एक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम बोने लाने लगा, और इसके 4 मेंबर्स हो गए जितने काउंसिल के थे। और सबसे पहले ऐसे गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद पावर जो है बेटा वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में थी, तो ये काम करते थे। और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंस के लिए भी जो कंट्रोल था और मैटर था पीस और वॉर का, वो भी यही कंट्रोल यहाँ से करने लगे। इन्होंने मना कर दिया कोई भी सिविल सर्वेंट का, जो कंपनी का सर्वेंट है वो किसी से ब्राइब या घूस अब नहीं ले सकता, वो एक लीगल क्राइम होगा। इसके बाद बेटा पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का। इसमें जनरल फ्रेमवर्क आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज टू बी कैरी टिल 1857। उसके बाद दिस एक्ट, इस लेट से जो भी होगा वो 1857 तक गवर्नमेंट का रूल इंडिया में चलता रहेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया कंपनी के अफेयर्स पे और एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का। इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, 6 कमिश्नर थे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 1 सुपरवाइजर और कंट्रोल एंड द कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक कैबिनेट मिनिस्टर था जो सुपरवाइज और कंट्रोल करता था किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और 6 कमीशन थे जो इसको इंक्लूड करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास राइट्स थे, सारे अपॉइंटमेंट्स इंडिया में कर सकते हैं और इन्हें वापस बुला सकते हैं। रिडक्शन ऑफ नंबर्स इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल 3 कर दी गई, 4 पहले थी अब 3 कर दी गई। क्लियर सबऑर्डिनेशन कर दिया गया बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल के साथ। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ट्रेड की बेटा खत्म हो जाती है। अब सिर्फ चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार ही इनके पास रहेगा, वो भी कुछ समय के लिए। इसके बाद इन्होंने 1 लाख साल की इनकम एजुकेशन पे खर्च करने के लिए सोचा। अब जितने भी डेब्ट कंपनी के थे जो इन्होंने लिए थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर आ गए, और अपने शेयर होल्डर्स को इन्होंने यहाँ से डिविडेंड देना स्टार्ट कर दिया 10.5%। डिविडेंड क्या होता है बच्चों? डिविडेंड ये प्रॉफिट होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं और उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो उस कंपनी में जो प्रॉफिट होगा उसको देना, तो प्रॉफिट का 10.5% ऐसा डिविडेंड देने लगे। फिर बेटा चार्टर एक्ट की बात करेंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की अब बेटा हम बात करें। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हमने क्या किया? फ्री ट्रेड राइट इंट्रोड्यूस हो गया इंडिया में, कंपनी की सारी मोनोपोली खत्म कर दी। जो गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, विलियम बेंटिक सबसे पहले गवर्नर जनरल ऐसे बने। इसके बाद लॉ ऑफ मेंबर्स इन काउंसिल था गवर्नर जनरल की, उसमें पहले मेंबर्स लॉ के बने मैकॉले। लेजिस्लेशन का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया और पावर डिफरेंट प्रेसिडेंसीज को मिल गई अपने लॉज बनाने के लिए। गवर्नर जनरल काउंसिल के पास पावर आ गई कि वो लॉ बनाए और बाकी ब्रिटिश इंडिया के। अब देखिए यहीं पे आपको मैं समझा दे रहा हूं, देखिए पहले कौन बना? वेस्ट बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, आपको पता है, जो फोर्ट विलियम का बना। इसके बाद इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वेस्ट बंगाल। अगर ये लाइन आपको याद रहेगी तो याद रहेगा, वेस्ट बंगाल इंडिया का पहला, मतलब विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बने और वेस्ट बंगाल का होमवर्क हुआ। WH को उल्टा कर दीजिए तो HW हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का होमवर्क हुआ मतलब वॉरेन हेस्टिंग। और सबको पता है हमारे विलियम बेंटिक पहले वॉइसरॉय बने थे। इसके बाद बेटा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर बंगाल एंड मेकिंग डलहौजी एज अ रियल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विदाउट एनी एडिशनल चार्ज।
जब डलहौजी आते हैं तो ये रियल पहले गवर्नर जनरल इंडिया है जिनके पास कोई एडिशनल चार्ज नहीं होता। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आईसीएस के थ्रू होने लगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास पूरे राइट्स है कि ऑफिसर्स को बुला सकते हैं और हटा सकते हैं। और इनकल्जन ऑफ एडिशनल मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, जो अब एक्ट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह, अब टोटल मेंबर 12 हो जाएंगे। इसके बाद बेटा रेवेन्यू एंड एग्रेरियन पॉलिसीज की बात हम करेंगे। तो देखो, जब इन्होंने ये सारे दीवानी राइट सब मिल गए तो वॉरेन हेस्टिंग्स को लगा कि चलो सिस्टम का ऑक्शन का स्टार्ट करते हैं, उससे इसे करते हैं। बट बिडर्स हर बार फेल हो जाते हैं, तो इन्होंने 3 सेटलमेंट पूरी इंडिया में लाए, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी एंड रैयतवारी। अगर आप बेटा परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है, एक जमीन होती है, उसको जमींदार को ऑक्शन कर दिया जाता है, जमींदार उसमें पैसा कलेक्ट करता है और ब्रिटिशर्स को देता है। महलवारी मतलब होता है, महल मतलब ग्रुप, तो गांव के किसी एक ग्रुप को पकड़ा जाता है, उसका जो हेड होता है उसको पकड़ लिया जाता है, चौधरी खुद मुकद्दम ऐसे कोई नाम होते थे इनके, इनको पकड़ के कहा जाता था गांव से पूरा टैक्स कलेक्ट करके हमको दे, तो वो महलवारी सेटलमेंट हो जाएगा। महलवारी सेटलमेंट में अच्छी चीज ये थी कि जब ये इन्वेस्टमेंट लाते थे, पैसे मांगते थे, तो किसी के पास नहीं है तो जिनके पास है वो मिलकर लोगों की मदद कर सकते थे। रैयत मतलब फार्मर खुद, अब फार्मर ही खेती का रियल मालिक माना जाएगा, तो इसी को खुद ही पैसा देना है। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर फार्मर्स पैसा नहीं चुका पाते थे, महाजनों के बीच में फंस जाते थे और बहुत सारा लोन उनके ऊपर आ जाता था, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये 3 थे, जो रैयतवाड़ी उसमें फार्मर खुद पैसे देगा, महलवारी जो है उसमें एक ग्रुप ब्रिटिशर अपॉइंट करेंगे गांव में टेम्परेरी, वो देगा, और इसमें जमींदार होंगे। और अभी टेबल में बता दिया है कौन सी कहाँ से आई, ठीक है। तो देख लिए सारा लिखा है, सर जॉन सोर थे, रेवेन्यू इन्होंने प्लान किया, ये कहाँ कहाँ चला, ये बंगाल बिहार में चला, ठीक है। इसमें क्या होता था, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद आप देख लीजिएगा 1/11 पार्ट जो होता है पेजेंट्री का, स्टेक का जमींदार लेते थे, 10/11 और 1/11 अपने पास रख लेते थे। फिक्स था, सब कुछ था, रेंटल बढ़ता था, कुछ भी होता था तो जमींदार जो भी चाहते थे वो पे करते थे ड्यू डेट पे। और नहीं हो सकता था तो क्या होता था, अगर ये नहीं पे कर पाते थे ड्यू डेट पे, इनकी जमींदारी कैप्चर कर ली जाती थी और किसी और को बेच दिए जाते थे सारे राइट्स। तो ये भी है, इसका बहुत बड़ा रीजन था। और यहाँ पर 50% जमींदार वर सोल्ड। यहाँ पर ऐसा था कि बहुत बुरी हालत थी, फिक्स रेट था, बहुत हाई था, तो यहाँ पर जमींदारी सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम देता था। और देखिए जमींदार जो होगा बेटा वो भी अपने आप को चलाएगा। रैयतवाड़ी मैंने आपको बता दिया, मुनरो रीड ने लाए थे, इसमें कल्टीवेटर खुद ही ओनर होता था, वो पेमेंट देता था। यहाँ पर देखिए लास्ट में आपका लिखा है, तो देखिए जो समझने वाली चीज़ थी वो मैंने एज अ पॉइंट आपको समझा दी। अब आप इसमें जब पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, ये तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो रैयतवाड़ी के बाद महलवाड़ी आपको बता दिए, ग्रुप होते थे, उसमें चौधरी खुद मुकद्दम होते थे। ये आपका किस एरियाज में चलता था ये भी लिखा हुआ है, तो ये आपका टेबल है। अब ये टेबल अगर याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या था, किसने ढूंढा और क्या था। तो रैयतवाड़ी महलवाड़ी है, सेटलमेंट आप यहीं से पढ़ लीजिएगा, आपको चीज़ें बेसिकली याद हो जाएंगी, एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए बोल रहा हूँ। एजुकेशन की बात करते हैं। जब ब्रिटिश इंडिया बेटा हमारी कंट्री में आए तो इन्होंने एजुकेशन के लिए भी बहुत काम किया। अच्छा, इनका एजुकेशन ये था कि कॉमन पीपल्स को ब्रिटिश सर्विस के लिए क्लर्कियल क्लास बनाने थे। इनका एजुकेशन था इंडिविजुअली था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था एजुकेशन के लिए। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा स्टार्ट किया मुस्लिम्स लॉ और रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए। 1791 में जॉथन ड्यूकेन रेजिडेंट ऑफ बनारसी ने संस्कृत कॉलेज बनारसी में एस्टेब्लिश किया हिंदू लॉ और फिलोसफी पढ़ने के लिए। दोनों इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए, सप्लाई एजुकेटेड इंडियन विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्टर्ड मुस्लिम एंड हिंदू लॉज ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम्स के लॉज कोर्ट में समझने के लिए कोशिश की। 1800 में वैलीज अली फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता में ट्रेंड यंग सिविल सर्वेंट्स को लाए, बट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डिसअप्रूव्ड दिस एक्शन। और फिर 1806 में ईस्ट इंडिया कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया हैलीबरी ने इंग्लैंड में, इसी पर्पस के लिए। इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी को कहा कि वो 1 लाख रुपए इंडियंस को पढ़ाने और नॉलेज मॉडर्न साइंस और को स्प्रेड करने के लिए खर्च करे। इसमें कंट्रोवर्सी थी कि मनी कैसे स्पेंड होनी चाहिए। एंग्लिस्टिक का ग्रुप था, वो चाहता था इसे एक्सक्लूसिवली प्रमोशन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के लिए हम इसे यूज करें। अगला ग्रुप कहता था कि दोनों ट्रेडिशनल और ये दोनों चाहिए। तो ओरिएंटलिस्ट कहता था कि ये ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग भी होनी चाहिए। तो 2 डिफरेंस थे मीडियम को लेकर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गवर्नर जनरल बेंटिक ने टीबी मैकाले एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कमेटी बने, लॉर्ड मैकाले ने फेवर किया एंग्लिस्टिक पोजीशन एंड फेमस मिनट्स ऑफ 1835।
supported the introduction of Western education through English. Macaulay, who was also a law member of Governor General Council, considered Oriental learning completely inferior for the यूरोपियन लर्निंग. इन्होंने कहा भाई जो आपकी ट्रेडिशनल इंग्लिश लर्निंग है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, वो किसी काम की नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ मैकॉले मिनट बेंडिक रूल ऑल फंड्स वुड बी यूज फॉर इंग्लिश एजुकेशन, ऑल्सो प्रोक्लेम्ड इंग्लिश एज द इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज. और 1835 में इन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना स्टार्ट किया और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया. एजुकेटेड इंडियंस लाइक राजा राम मोहन रॉय वो इसको सपोर्ट कर रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए. फेमस फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लेड हुआ इंडिया में. मैकाले ने होप किया था ये सिस्टम अच्छा होगा. इंडिया कलर से तो होंगे बट टेस्ट, ओपिनियन और मॉरल से इंटेलेक्चुअल होंगे और इंग्लिश के तरह होंगे, ये इन्होंने सोचा था. इसके बाद गवर्नमेंट ने डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी स्टार्ट किया, अकॉर्डिंग टू विच इफ ओनली अ हैंडफुल इंडियंस ऑफ अपर एंड मिडिल क्लास विल बी एजुकेटेड देन दीज क्लास वुड टेक न्यू लर्निंग टू द मासेस. The government absolved itself of responsibility taking mass education. This policy continued till 1947. वुड्स डिस्पैच आएगा, फिर 1850s में सल चांस वुड आएंगे. इन्होंने मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में बोला जाता है. इन्होंने कहा एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ द मासेस. Does it rejected a down filtration theory. अब इन्होंने कहा कि भाई सबको पढ़ाना, ये नहीं कि कुछ मिडिल क्लास और हायर क्लास को पढ़ा दो और वही आपके लिए काम करेंगे, नहीं, सबको पढ़ाना. इसके बाद departments of education instituted all province and universities were set up, Bombay, Madras, Calcutta. In 1858 बंकिम चंद्र चटर्जी, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी भी आप बोलते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी पहले फर्स्ट ग्रेजुएट बने कोलकाता यूनिवर्सिटी से. एग्जाम में पूछा जाता है, मार्क कर लीजिएगा. इसके बाद ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज वाज गेयर टू सप्लाई क्लर्क्स. ये एजुकेशन पॉलिसी क्लर्क और सबऑर्डिनेट्स एडमिनिस्ट्रेशन में आए. मैकॉले न्यूली एजुकेटेड बीइंग इन इंग्लिश, तो इससे क्या होगा कि इंडिया में ब्रिटिश का टेस्ट बढ़ेगा और उनके मॉरल्स आएंगे, इंटेलेक्चुअल्स आएंगे, तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में बढ़ेगी. तो इससे ब्रिटिशर्स का फाउंडेशन इंडिया में स्ट्रांग हो जाएगा. इंपॉर्टेंट वीकनेस वाज द टोटल निगलेंट ऑफ द एजुकेशन फॉर गर्ल्स. गर्ल्स की एजुकेशन को इन्होंने टोटली निगलेंट कर दिया था, तो वो निगलेंस कहीं ना कहीं गलत था. इसके बाद बेटा आप इस पेज को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए. इसमें टेबल में मैंने आपको बता दिया है कौन सी हंटर कमेटी 1882 में एलिमेंट्री एजुकेशन पे आई. इसके बाद रैले कमेटी 1902 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए आई. इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आया कर्जन के अंडर. फिर सैडलर कमेटी ऑन कोलकाता यूनिवर्सिटी 1917-19. फिर हेल्टॉक कमीशन आया 1921 रिपोर्ट देने के लिए डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. फिर सरगेंट प्लान आया टू प्रिपेयर 40 years प्लान फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन एजुकेशन. तो ये टेबल आप बेटा यहीं से याद कर लीजिएगा, इससे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स में जरूर आ जाते हैं. अब आता है बेटा कुछ इंडियंस ने भी इसके लिए एफर्ट्स किए, ऐसा नहीं कि अकेले ब्रिटिशर्स ही एफर्ट्स करते रहे. देयर वर सेवरल इंडियंस जिन्होंने इसके लिए बेटा एफर्ट्स डाले हैं. तो इसमें प्रिंसली स्टेट बड़ौदा ने प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी करी. जी.के. गोखले ने भी पहले डिमांड किया फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के लिए. महात्मा गांधी में न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन आया जिसे नई तालीम या वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन बोला गया, जो स्टूडेंट्स को सेल्फ रिलायंट डेवलपमेंट की बात करती है. जाकिर हुसैन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. नई तालीम में रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्ट किया विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन. इसके बाद 1870s में महेंद्र लाल सीसर फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस. फर्स्ट इंडियन मेडिकल स्टूडेंट टू डिस्टिंक्ट ह्यूमन बॉडी, ये पहले ह्यूमन थे जिन्होंने सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को फाड़ा था. पीसी महालोबिस इंट्रोड्यूस सेटिस्फाइज एज द ब्रांच ऑफ स्टडी इन इंडिया. इसके बाद एम विश्वरैया थे, दीवान ऑफ मैसूर थे, पाइनियर थे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के. ही वॉज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण राजा सागर डैम एंड भद्रवती आयरन वर्क्स. और इसके बाद पाइनियर थे प्लानिंग ऑफ इंडिया के, एडवोकेटेड प्लानिंग द बुक प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया. तो ये कुछ इंडियंस के एफर्ट्स थे बेटा जो भी हमारे साथ जरूरी हैं और एग्जाम में आते हैं, तो एक बार आप ये भी पढ़ लीजिएगा. ऑलमोस्ट इतना ही है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता. अब जो हमारा अगला लेक्चर आएगा वो बेटा 1857 की रिवोल्ट का आएगा. छोटी मोटी रिवोल्ट भी हैं, वो भी आपको बाद में बताएंगे. 1857 की रिवोल्ट में क्या हुआ, कैसे इंग्लिश जीते, क्यों इंडियंस हारे, क्यों एजुकेटेड इंडियंस इनके साथ नहीं जुड़े, एजुकेटेड इंडियंस क्यों ब्रिटिशर्स पे ट्रस्ट करते थे, और इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स क्यों हार जाते, मराठास में कौन कौन से ट्राइब्स थे जिन्होंने साथ दिया, नेपाल, बंगाल, पंजाब इनके लिए लॉयल क्यों रहे. तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप 1857 के रिवोल्ट में पढ़ेंगे. तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल अगले लेक्चर में. तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें.
आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और अगर खराब लगा तो प्लीज़ डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ लिंक्स आपके सामने, टेलीग्राम, फेसबुक के, उस पर लाइक करें। कोविड-19 की डिजीज से बचने के लिए घर पे रहें, सरकार की बातों को मानें। तब के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।